हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी कैस्ट। एनटीपीसी पीवाईक्यूएस के जितने भी जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिस सेट 21 हमारा स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सलोनी कैस्ट। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे। ये क्वेश्चन हमारा पहला, जो कि तो इसके संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस जी। किसके संस्थापक? सुभाष चंद्र बोस जी। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी थे। जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। महात्मा गांधी की बात करें, जिन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, बापू के नाम से भी जाना जाता है इन्हें, और राष्ट्रपिता बापू, इन्हें और भी कई नामों से इन्हें जाना जाता है। जैसे कि इन्हें एक और नाम दिया गया था, अर्धनग्न फकीर। इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर मतलब जो कि अंतिम दिवस जो बनाते हैं, तो वो 30 जनवरी को इनकी मृत्यु हो गई थी। किसने मारा था? नाथूराम गोडसे जी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी 30 जनवरी 1948 को। देश आज़ाद हुआ 47 को, 1 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई। उसी दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 जनवरी को। 2 दिन शहीद दिवस मनाते हैं, जैसे कि 23 जनवरी और 30 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस जी की, जो कि किसके? INA के संस्थापक थे, भारतीय राष्ट्रीय सेना के सुभाष चंद्र बोस। इनके नारों की अगर बात करें तो दिल्ली चलो, ये नारा था इनका। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी इनका नारा था। किसका? सुभाष चंद्र बोस जी के नारे हैं। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, फॉरवर्ड, ये सब किसके नारे थे? ये सुभाष चंद्र बोस जी के नारे थे। किसके? 1943 में सिंगापुर से दिया था यह नारा। किसने? दिल्ली चलो का इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने। यह नारा भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की बात करें, जैसे कि कह रहे संस्थापक भी यही थे, तो प्रेरित करने के लिए दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को टाउन हॉल के सामने सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। 1943 में ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। किसकी स्थापना की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा किसके? युवाओं को प्रेरित करने के लिए दिया गया था। जापानी सेना के साथ में मिल करके आज़ाद हिंद फौज बर्मा सहित आज़ाद हिंद फौज रंगून यांगून से होती हुए थल मार्ग से भारत की ओर बढ़ी थी। हमारी जो कि सेना भारतीय की बात हो रही है, और ये आंदोलन इनका था। जय हिंद का नारा किसका था? ये 5 जुलाई को सिंगापुर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। ठीक है। उसी वहीं पर जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा सहित आज़ाद हिंद फौज थल मार्ग से भारत की ओर बढ़ती हुई 18 मार्च 1944 को हुई। ये नारा किसके हैं? दोनों सुभाष चंद्र बोस जी के नारे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपनी बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जो कि ऋग्वेद है। वेद सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। शुरुआत की बात करें, चारों लाइन से होते हैं, जो जैसे कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये चारों वेद हैं। किसके? चारों वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है चारों वेद से। पहला है यजुर्वेद, फिर सामवेद, अथर्ववेद। पहला मतलब ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने जीवित साहित्य हैं। कौन? ये चारों वेदों की बात हो रही है। ऋग्वेद संस्कृत या इंडो यूरोपीय भाषा की सबसे पुरानी किताब है। अथर्ववेद का अर्थ होता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में मनुष्य के जीवन के विभिन्न पहलुओं, उपचारों, अद्भुत शक्तियों और विशेष आयामों का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? मतलब अथर्ववेद की अगर बात करें तो इसमें ज्योतिष, शास्त्रीय गणित, रसायन, संगणक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और भूत प्रेतों संबंधी ज्ञान भी इसमें मिलता है। इसमें अथर्ववेद की बात करते हैं। और अगर ऋग्वेद की बात करें तो इसमें संस्कृत है। संहिता का बड़ा हिस्सा भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पंजाब में रचा गया था। ऋग्वेद की शुरुआत पढ़ते किसी भी इंडो यूरोपीय भाषा में सबसे पुराने प्रचलित ग्रंथों में से एक है। ये कौन है? ऋग्वेद की बात करें तो ये हमारा ऋग्वेद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करते हैं। यहाँ पर सूर्य से सर्वाधिक दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य से तो सबसे दूर है जो सूर्य से, वो है नेपच्यून। कौन? नेपच्यून सबसे दूर ग्रह का है। किसका? सूर्य से है। यह औसतन सूर्य से करीब 4.5 बिलियन किलोमीटर है दूर है।
नेपच्यून इतना दूर है कि इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। मतलब बिना, जैसे हमारी आंखें नॉर्मल होती हैं तो हम इस तरह से देख लेते हैं, किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, बट ये जो किसको, नेपच्यून को हम ऐसे नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते जब तक कुछ स्पेसिफिक या मतलब कोई चश्मा या कुछ अच्छा प्रोडक्ट जिसकी वजह से, मतलब जिससे कि हमें साफ दिखाई पड़े, ऐसा ना यूज़ करें। नेपच्यून गैसीय विशालकाय ग्रह है। नेपच्यून का औसतन तापमान सबसे ठंडा है। किसका? नेपच्यून का जो तापमान है सबसे ठंडा है। नेपच्यून की कक्षा सूर्य जो 4.5 बिलियन किलोमीटर तक फैली हुई है। ग्रहों और सूर्य के बीच की दूरी उनके अंडाकार कक्षाओं के कारण लगातार बदल रही है। नेपच्यून की सबसे दूर की दूरी एफेलियन पर या 2.9 बिलियन मील 4.7 बिलियन किलोमीटर दूर हो सकता है। अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो शनि जो ग्रह है वो पृथ्वी से सबसे दूर का ग्रह है। किससे? पृथ्वी से। बिना किसी सहायता से मानवीय आंखों से खोजा गया है। किसको? पृथ्वी की बात हो रही है, मतलब शनि ग्रह की। शनि ग्रह जो है पृथ्वी से सबसे दूर का ग्रह है, ये शनि की बात कर रहे हैं, शनि है। और अगर पृथ्वी की बहन की बात करें तो किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। आकार की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह ये बृहस्पति है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बात करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, BARC का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म BARC? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये है किसका? BARC का फुल फॉर्म। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है BARC का फुल फॉर्म। यह भारत का एक प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई के ट्रॉम्बे में है। मुंबई के अंदर ट्रॉम्बे है। कहाँ पर मुख्यालय है इसका? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है। 1954 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की थी इसकी स्थापना। किसकी स्थापना की थी? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना किसने की थी? 3 जनवरी 1954 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की थी। अगर 1954 की बात करें तो 1954 में ही भारत रत्न की शुरुआत हुई थी और पद्म पुरस्कारों की भी शुरुआत हुई थी, जो कि भारत हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1966 में भाभा के निधन के बाद परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे AET का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BRC कर दिया गया। ये किसका? भाभा के नाम पर BRC फुल फॉर्म है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं। यह पर क्वेश्चन हमारा, किस क्रिकेट खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है? विच क्रिकेटर इज कॉल्ड रावलपिंडी एक्सप्रेस? तो शोएब अख्तर को क्या कहा जाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं शोएब अख्तर, इनको रावलपिंडी एक्सप्रेस के उपनाम से जाना जाता है। उन्हें आधुनिक क्रिकेट में तेज गेंदबाजों में से एक जाना जाता है। फॉर JEE नीट एंड क्लास क्या है? नामक शहर में, कौन से ये शहर में जन्म होने के कारण पाकिस्तान तेज गेंदबाज हैं। कौन? कहाँ के? पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर को कहा जाता है रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। शोएब अख्तर हैं। ऐसी स्थिति में है जिसमें डिस्गिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। क्या है? छुपी हुई बेरोजगारी ऐसी स्थिति है जिसमें जो श्रम की सीमांत होती है उत्पादकता शून्य होती है, इसे कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी का नाम यह है, छिपी हुई। ये एक जब श्रम शक्ति का एक हिस्सा या तो बिना काम के रह जाता है या इस तरह के काम करता है जो कि श्रम उत्पादकता अनिवार्य रूप से शून्य हो जाती है, या बेरोजगारी है जो कुल उत्पादन को प्रभावित नहीं करती है। क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी की बात हो रही है। किस क्षेत्र में पाई जाती है यह? तो यह प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात छुपी हुई बेरोजगारी। यह वह स्थिति है जब एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में एक श्रमिक किसी खास काम में इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसके पास उससे बेहतर करने को कुछ भी नहीं होता। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है। कौन सी? इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। छिपी हुई बेरोजगारी तब होती है जब श्रम शक्ति का हिस्सा कोई काम नहीं कर रहा होता, ठीक से नौकरी के रह जाता है या फिर बेकार काम करता है, जैसे कि कार्यबल की उत्पादकता जो होती है प्रभावी रूप से शून्य हो उसकी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, लाल तप्त कोल पर भाप प्रभावित करने से प्राप्त होता है जल गैस।
जल गैस जो है लाल तप्त कोल पर भाप प्रभावित करने से क्या होता है, जल गैस होता है, जल गैस प्रभावित होती है। लाल प्रभावित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है। किसको, लाल तप्त कोल पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है इसे जल गैस करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं अपने यहाँ पर, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है वो मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। CaOX ये है कैल्शियम ऑक्जेलेट का फॉर्मूला, जो कि मानव का गुर्दा होता है जो भी उसमें पथरी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसके अलावा यूरिक एसिड, स्टुआइट और सिस्टीन भी गुर्दे की पथरी में पाए जाते हैं। गुर्दे की पथरी के प्रकार हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट पथरी, कैल्शियम फॉस्फेट पथरी, यूरिक एसिड पथरी या स्टुआइट पथरी या सिस्टीन पथरी। ये सब पथरियाँ हैं, पथरियों के अलग अलग प्रकार हैं। गुर्दे की पथरी बनने की वजह होती है ज़्यादा नमकीन खाना खाने की वजह से मूत्र में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है। मधुमेह, गाउट, मोटापा और अन्य मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पीड़ित लोगों में यूरिक एसिड पथरी बनने की संभावना होती है। सिस्टीनूरिया नामक आनुवंशिक विकार वाले लोगों में सिस्टीन पथरी बनती है। कुछ दवाओं जैसे इंडिनवीर, एसाइक्लोरिन वगैरह के इस्तेमाल से भी गुर्दे में पथरी बन सकती है। ज़्यादा गुर्दे की पथरी से बचने के लिए अगर उपाय की बात करें तो ज़्यादा नमकीन नहीं खाना चाहिए एंड अपने दैनिक आहार में कैल्शियम की मात्रा कम नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें यहाँ पर हमारा जंग है। जंग निम्न में से किसका उदाहरण है? जंग जो है यौगिक का उदाहरण है। किसका? यौगिक का उदाहरण है जंग। जंग किसका उदाहरण है? यौगिक मतलब कंपाउंड का उदाहरण है जंग इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रकार के एमिनो एल्म आवश्यक होते हैं? प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के एमिनो अम्ल जो होते हैं आवश्यक होते हैं। कितने? 20 तरह के एमिनो एसिड की ज़रूरत होती है। इन एमिनो एसिड को अलग अलग तरीक़ों से जोड़कर हजारों तरह के प्रोटीन बनाए जा सकते हैं। एमिनो एसिड की अगर बात करें प्रकारों की, तो एलानिन, अर्जिनिन, एस्पैरेगाइन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, आइसोक्लूसिन, ये सब क्या अमीनो एसिड के प्रकार हैं। इनमें से 9 अमीनो एसिड को जरूरी माना जाता है, इन्हें आहार में शामिल करना होता है। हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइजिन, मैथियोनिन, फेनिल एलिनिन, थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन। शेष एमिनो एसिड को गैर जरूरी माना जाता है क्योंकि इन्हें मानव शरीर को खुद बना सकता है। कुछ एमिनो एसिड को सशक्त एमिनो एसिड भी कहा जाता है। ये कुछ खास जीवन चरणों या बीमारियों में जरूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपनी बात करते हैं, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की? तो ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की थी एस चंद्रशेखर जी ने। किसने की थी? एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की थी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने साल 1916 में अपने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के जरिए ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। खोज किसने की थी? एस चंद्रशेखर ने सिद्धांत की खोज की इसके ब्लैक होल की। जॉन मिशेल 18वीं सदी के एक अंग्रेज डायरेक्टर थे जिन्होंने 1783 में ब्लैक होल का वर्णन किया। अमेरिकी खगोल शास्त्री की बात करें तो जॉन व्हीलर ने साल 1967 में ब्लैक होल शब्द गढ़ा था। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ब्लैक होल जो शब्द है वो गढ़ा कब गया था? अमेरिकी खगोल शास्त्री के द्वारा, जो कि जॉन व्हीलर ने गढ़ा था। 1967 में इसे गढ़ा था। भौतिकी विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने साल 1971 में हॉकिंग का क्षेत्र प्रमेय तैयार किया था। यह प्रमेय ब्लैक होल के बारे में एक केंद्रीय नियम है। भारतीय वैज्ञानिक CV विश्वेश्वर ने ब्लैक होल के सिद्धांत पर बड़े पैमाने पर काम किया। ओपेनहाइमर और उनके सहकर्मी पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्लैक होल के भौतिक जन्म को सही मायने में समझा था। CV रमन कौन है? रमन इफेक्ट की खोज करने वाले भारतीय हैं। इन्हें भारत रत्न तीसरा भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है, 1954 में इन्हें मिला था। और इन्हीं के रमन इफेक्ट की खोज में ही 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है।
ये पद्म पुरस्कार, ये कौन से पुरस्कार के विजेता हैं? भारत रत्न विजेता बन चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करते हैं यहाँ पर। तो निम्न में से कौन सी एंटीसेप्टिक औषधि के रूप में प्रयोग होता है? तो फिटकरी जो होता है एंटीसेप्टिक औषधि के रूप में यूज़ किया जाता है। किसको? एंटीसेप्टिक के रूप में कई तरह की दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन अगर मेन बात करें तो जो घरेलू उपाय है वो फिटकरी होता है, एंटीसेप्टिक औषधि के रूप में यूज़ किया जाता है। क्लोरहेक्सिडिन, पोविडोन, आयोडीन, क्लोरोसिलोनेन, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, हेक्साक्लोरोफेन, बेंजानकोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डेटॉल, सेवलॉन, एफ्रिक्लोविलिन, ये सब क्या हैं? ये हैं एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ की जाने वाली दवाइयाँ हैं। और अगर मेन घरेलू चीज़ की बात करें तो वो है फिटकरी, जो कि एंटीसेप्टिक औषधि के रूप में यूज़ होता है फिटकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करते हैं यहाँ पर हमारा, प्रतिवर्ष विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर 1945 को। कब? 24 अक्टूबर 1945 को यह दिन संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने की वर्षगांठ को दर्शाता है। इस दिन को मनाने का मकसद है लोगों को संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और उपलब्धियों के बारे में बताना है। हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र दिवस ये है अंतर्राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाने की सिफारिश की गई है। मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में है। अमेरिका के मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका में न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने की थी, जो भी जीते थे उन्होंने की थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मकसद है अंतर्राष्ट्रीय कानून को आसान बनाना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। ये है यूएन की बात हो रही है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र जो हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, स्थापना हुई थी 1945 में इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करते हैं यहाँ पर हमारे, निम्न में से कौन सा कण अस्थायी है? तो इसमें कण अस्थायी जो हैं तो ये पॉजिट्रॉन, न्यूट्रो, मेजॉन, ये सभी जो हैं अस्थायी कण हैं। कौन? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रोनो, मेजॉन, ये सब कण अस्थायी कण हैं। अगर इनकी बात करें तो मेजॉन, मियॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक उपपरमाणविक कण है। यह परमाणु के नाभिक में पाया जाता है और ये विद्युत उदासीन कण है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर। मेसॉन अस्थायी अल्पकालिक मिश्रित कण होते हैं। वे 2 क्वार्क से बने होते हैं, केवल 2 क्वार्क से। म्यूऑन की बात करें तो म्यूऑन एक अस्थिर कण है जिसका औसत जीवन काल जो होता है 2.2 μs होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अगर बात करें अपने, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी खालसा पंथ के संस्थापक थे। वे सिख धर्म के 10वें और आखिरी गुरु थे। उन्होंने साल 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना आनंदपुर साहिब में की थी। सब पहले 5 प्यारों को अमृत पान करवाया था उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने उन 5 प्यारों को हाथों से खुद भी अमृत पान किया था। खालसा पंथ की स्थापना के बाद सिखों के लिए एक दीक्षा समारोह, अमृत संस्कार और आचरण के नियम तय किए गए थे। इसके लिए अब खालसा पंथ की बात करें तो खालसा की पंथ की स्थापना ने सिख समुदाय के लिए राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि प्रदान की थी। यहाँ पे टोटल सिख धर्म की बात करें तो टोटल 10 गुरु हैं। कितने गुरु हैं सिख धर्म में? 10 गुरु हैं। उसमें सिख धर्म की बात होती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 माइक्रोन बराबर है किसके? 1 माइक्रोन बराबर है 0.001 मिली। कितना है? 1.0 म्यून की बात करें, 1 माइक्रोन की बात करें तो 0.001 ये किसके बराबर है? 1 माइक्रोन के बराबर है। 1 माइक्रोन का मान होता है 0.001 ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें अपने, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत जो ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। किसमें? विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर की अगर बात करें तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। ये विद्युत मोटर का एक सर्किट से जुड़ा होता है। विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति होती है और विद्युत मोटर के शाफ्ट का घूमना यांत्रिक गतिज ऊर्जा प्रदान करता है।
इसके विद्युत मोटर के इस्तेमाल की बात करें तो सैकड़ों उपकरणों को चलाने के लिए यूज किया जाता है। हमारे आसपास दिखने वाली लगभग हर यांत्रिक गतिविधि एक इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा पूरी की जाती है। रैखिक मोटर, सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर ऐसी मोटर के उदाहरण हैं। विद्युत मशीनें ऊर्जा को परिवर्तित करने का एक साधन है। जैसे मोटर है, विद्युत ऊर्जा लेती है और यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। क्या है? विद्युत ऊर्जा लेती है और यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करती है विद्युत मोटर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करते हैं यहाँ पर। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और लकड़ी को एक साथ गिराया जाए तो सबसे पहले नीचे कौन आएगा? तो सबसे पहले नीचे एक अगर सब आएंगे, कौन? लोहा, कागज, लकड़ी सब एक साथ नीचे आएंगे निर्वात में यदि तीनों को गिराया जाए। यदि लोहा, कागज, पत्थर एक साथ गिराए जाते हैं तो उन पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है G एक समान लगता है, निर्वात की बात करें। परंतु निर्वात में हवा का प्रतिरोध एकदम नहीं लगता है, हवा का प्रतिरोध नहीं लगता है, अतः तीनों वस्तुएं एक साथ गिर जाएंगी। तीनों वस्तुओं की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो ये हमारा कार्बोरेटर का काम क्या होता है बताएं। तो पेट्रोल आंतरिक दहन इंजन ICE में इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण है। इंजन में प्रवेश करने वाली और ईंधन के मिश्रण को नियंत्रित करता है। कार्ल वेंच ने ही 1885 में पहला कार्बोरेटर पेटेंट कराया था। भविष्य में प्रौद्योगिकी में सुधार के लिए आधार तैयार किया गया था। तो कार्बोरेटर जो है वो पेट्रोल इंजन होता है। क्या होता है? कार्बोरेटर एक पेट्रोल इंजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? किसकी? मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। तो अभिसारी लेंस जो होता है वो ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। किसकी? ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। उत्तल लेंस जो है मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह ही काम करता है। उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को मोड़ देता है, यह वस्तुओं को बड़ा दिखाता है। और आवर्धक कांच को हैंड लेंस कहा जाता है। यह प्रकाशीय उपकरण है, वस्तु की आवर्धित प्रतिबिंब बनाने में मदद करता है। और इससे क्या है कि उत्तल लेंस से यूज करने से जो वस्तुएं होती, सामान होती है हमारी, कुछ भी देखना हो वो बड़ी दिखती हैं। कम दृष्टि वाले आवर्धक कांच के इस्तेमाल की अगर बात करें, फायदे जो हैं वो है, कम दृष्टि वाले लोग मानक प्रिंट पढ़ने में आसानी से मदद मिलती है, शौक का आनंद लेने में मदद मिलती है, और पाठ और वस्तुओं के आकार को बड़ा करके एक प्रस्तुति देखने में इसको मदद मिलती है। किसको? आवर्धक कांच की बात कर रहे हैं। ऑटिज्म, ADHD और विकारात्मक देरी वाले बच्चों की इंद्रियों को सक्रिय करके ध्यान को बढ़ाकर और जिज्ञासा को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। आवर्धक कांच की अगर बात करें तो विज्ञान के लिए ज्ञात सबसे प्राचीन ऑप्टिकल उपकरण में से है आवर्धक कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, न्यायाधीश का अंतर्राष्ट्रीय अदालत का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग। कहाँ पर है? न्यायाधीश का जो अंतर्राष्ट्रीय अदालत का मुख्यालय है वो नीदरलैंड के हेग में पीस पैलेस में है। यह संयुक्त राष्ट्र UN का प्रमुख न्यायिक अंग है। कौन? ICJ मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। न्यायालय की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की बात करें तो इसकी भी स्थापना 1945 में की गई थी, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी। 1946 में यह काम करना शुरू किया था। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय का उत्तराधिकारी है। न्याय की भूमिका बताएं तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक राज्यों के बीच विवादों को निपटान करना, ये है अंतर्राष्ट्रीय न्याय की भूमिका। संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर परामर्शी राय देना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषाओं की बात करें तो इंग्लिश और फ्रेंच, ये दोनों भाषाएं हैं। न्यायालय की बात हो रही है अदालत की, और नीदरलैंड के हेग में इसका हेडक्वार्टर है। वॉशिंगटन DC में किसका हेडक्वार्टर है? जो कि अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका के 47वें नंबर के अभी राष्ट्रपति बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। यहीं पर अमेरिका ने महिला खेलों में पुरुष और ट्रांसजेंडर को शामिल होने से मतलब रोक लगा रखी है। इसने टैरिफ लगाया था किस पर? चाइना पर। तो चाइना ने वापस में जवाब देते हुए किस पर? अमेरिका पर ही टैरिफ लगा दिया, कोयला और LNG पर। अमेरिका ने 2 अप्रैल 2025 तक आगामी तक किसको वार्निंग दी है, चुनौती दी है, टैरिफ में छूट दी, राहत दी है, मैक्सिको को छूट दी है। 47वें नंबर के बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति। WHO से भी बाहर हो चुका है। स्थापना हुई थी WHO की
1948 को जिनेवा में हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के। उसके बाद पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर हुआ और अर्जेंटीना भी डब्ल्यूएचओ से बाहर हो चुका है। रोम की बात करें तो ये कहाँ पर, फ्रांस में है। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। हेग है नीदरलैंड में, और हेग में ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। कुंडलग्राम में महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म बिहार के वैशाली जिले के कुंडलपुर में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। महावीर स्वामी के बारे में अगर बात करें तो 599 साल पहले हुआ था इनका जन्म ईसा से। किसे, 599 साल पहले हुआ था। वास्तविक नाम इनका वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। ये राजसी परिवार से थे। कम उम्र में ही उन्होंने संसार त्याग दिया था और सन्यासी बन गए थे। 30 साल तक धर्म उपदेश दिया। दिवाली की रात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनकी शिक्षाओं से दुनिया भर के लोग प्रेरित थे। उनके जन्मोत्सव को ही महावीर जयंती के नाम से जाना जाता है। महावीर स्वामी की जन्मस्थली कुंडलपुर जैन धर्मावलंबियों का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। ये किसका, जैन धर्मावलंबियों का महत्वपूर्ण स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। किसकी राजधानी है, कर्नाटक की। कर्नाटक के सीएम की बात करें तो यहाँ पर सिद्धारमैया इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं बेंगलुरु में। हेडक्वार्टर किसका है, इसरो का हेडक्वार्टर है। 15 अगस्त 1969 की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना हुई थी, ये इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। 2023 में इसने क्या किया था, चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। कुक्करहल्ली झील है, पंपा सरोवर झील है, बेगुर झील है, बेलांदूर झील है और पन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। यक्षगान, डोनू कुनिथा और पट्टुकल नृत्य उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। चर्चित स्थल की बात करें तो बेंगलुरु में चर्चित स्थल उडुपी, बेंगलुरु और बीदर हैं। 31 जिले हैं। यहाँ पर लोकसभा में 28 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं और जिले 31 हैं। अगर इसकी कर्नाटक के राज्य की जो कि अपनी सीमा साझा कर रहा है किन किन राज्यों से, तो ये पहले तो गोवा से, फिर महाराष्ट्र से साझा करता है अपनी सीमा। नेक्स्ट साझा कर रहा है किससे, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से और केरल से। टोटल 6 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है कर्नाटक राज्य की बात करें तो। यहीं पर कर्नाटक में बेंगलुरु में ही 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव मनाया गया है। कहाँ पर, कर्नाटक की बात करते हैं तो यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित हुआ है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित हुआ है इसमें। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में ही 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 72 फीट की हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। कर्नाटक बैंक संघ ने भारतीय बैंक संघ से 6 पुरस्कार जीते हैं। हल्की पिक्की जनजाति इसी राज्य में पाई जाती है। सीएम मंत्रियों और विधायकों को वेतन में 100% बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। हैदराबाद किसकी राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी है। ये स्थित कहाँ पर है, 2 जून 2014 को हैदराबाद की स्थापना की गई थी। किसकी, किससे अलग होकर की स्थापना की गई थी, ये इसे आंध्र प्रदेश से अलग होकर स्थापना की गई थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अगर तेलंगाना की बात करें तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित किया गया। रामप्पा मंदिर यहीं पर है। तेलंगाना में गीगा फैक्ट्री की आधारशिला रेल मंत्री जो कि अश्विनी वैष्णव ने रखी है। मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया गया है। तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा राजीव युवा विकास की योजना की शुरू की गई है। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन तेलंगाना में हुआ है। कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला
ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए हैदराबाद आईटी के साथ में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? हैदराबाद की बात करते हैं तो बेंगलुरु, जो कि हमारा कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता कहाँ का है? कलकत्ता है पश्चिम बंगाल की राजधानी। किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है। यहाँ की सीएम की बात करें, कौन है? ममता बनर्जी एआईटीसी पार्टी से हैं। डॉक्टर सीवी आनंद बोस यहाँ के गवर्नर हैं। जिले 23 हैं। 294 विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 42 और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। मोती झील है, मिरिक झील है, रवींद्र सरोवर है, सेंचल झील है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, बक्सा टाइगर रिजर्व है, लोतियन जीव वन्य अभ्यारण्य है और काटी ढाल छाऊ, ये तीनों लोक नृत्य हैं। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग मिला था 2004 में। सिलीगुड़ी हावड़ा ब्रिज यहीं पर है कोलकाता में। हावड़ा किसकी नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। 8वें ग्लोबल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया है। पूर्वी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कोलकाता शहर में स्थित है। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की तकनीकी समिति की बैठक कोलकाता में हुई है। पश्चिम बंगाल का बाउल नृत्य किस प्रकार के लोग करते हैं? लोक गायक करते हैं। यूनेस्को ऑफ लिटरेचर का दर्जा कलकत्ता को मिला है अभी हाल ही में। नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर ईएसआईसी का कर्मचारी राज्य बीमा निगम 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है 2025 में नई दिल्ली में। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। आदिवासी जनजाति महोत्सव 2025 का नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है आयोजन। राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2 फरवरी को हुआ था। 1 अप्रैल से 2025 से 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन हुआ है। नई दिल्ली की बात करें, ये हमारे भारत की राजधानी है नई दिल्ली की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं अपने। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का उपयोग मॉडरेटर के लिए किया जाता है। मॉडरेटर ये है, किसके लिए? न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो परमाणु रिएक्टर में भारी जल का इस्तेमाल मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। भारी जल में मौजूद ड्यूरेटॉन न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने में सक्षम होते हैं। भारी जल में न्यूट्रॉन अवशोषण के लिए नगण्य क्रॉस सेक्शन होता है। भारी जल अपने उच्च मॉडरेटिंग अनुपात के कारण एक उत्कृष्ट मॉडरेटर है। भारी जल का इस्तेमाल नाभिकीय संयंत्रों में होने वाली नाभिकीय विघटन क्रियाओं के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए मंदक के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन है यूरिया उर्वरक है। तो यूरिया जो है वो नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है। कौन सा उर्वरक है? यूरिया जो है नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है। अगर हमारे वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नाइट्रोजन एन आधारित पदार्थ होते हैं। ये ठोस या तरल हो सकते हैं। इनका इस्तेमाल फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन पौधों के लिए ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए जरूरी होता है। कौन? नाइट्रोजन की बात हो रही है। ये फसलों की वृद्धि को बढ़ाते हैं और हरा रंग देते हैं, उपज को भी बढ़ाते हैं। कौन? नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों का इस्तेमाल करने के लिए मिट्टी का परीक्षण करा करके नाइट्रोजन की मात्रा का पता लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये तीनों ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। पौधे जो होते हैं सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और सूर्य की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। क्लोरोफिल की बात करें, इस ऊर्जा का इस्तेमाल पानी के अणुओं को तोड़ने में किया जाता है। पौधे ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। ग्लूकोज चीनी का एक रूप है या पौधे का भोजन है। किसका? पौधे का भोजन क्या है? ग्लूकोज है। इन परमाणुओं का इस्तेमाल करके पौधे ग्लूकोज अणु बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो तापमान जैसे कई कारक प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम,
ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टली ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी। उन्होंने सदियों पुराने सवालों के जवाब दिए कि चीज़ें क्यों और कैसे जलती हैं। ऑक्सीजन की खोज की थी किसने? जोसेफ प्रिस्टली ने 1733 से लेकर 1804 के बीच में की थी इन्होंने। शिक्षक, लेखक और प्राकृतिक दार्शनिक आर्लॉफ सेलबर्न ने लाइब्रेरियन और अपने बेटों के शिक्षक थे। इस कमरे में जो तब तक कार्यरत प्रयोगशाला थी, प्रिस्टली ने गैसों की अपनी जांच जारी रखी। 1 अगस्त 1774 को उन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। प्रिस्टली ने ऑक्सीजन के जनक प्रिस्टली को कहा जाता है। किसको ऑक्सीजन के जनक कौन कहा जाते हैं? ऑक्सीजन की खोज 1772 में स्वीडिश रसायन कार्ल विल्हेम शैले ने की थी, जिन्होंने इसे पोटेशियम नाइट्रेट, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कई अन्य पदार्थों को गर्म करके प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पर, ओरियन क्या है? ओरियन एक तारा मंडल है। क्या है? ये नासा का एक अंतरिक्ष यान है। इसे तारा मंडल भी कहते हैं। किसको? ओरियन को। नासा का ये अंतरिक्ष यान है। नासा का अंतरिक्ष यान, ये नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। किसकी? 1958 की स्थापना हुई थी इसकी। और नासा ने अभी किसको? बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को 19 मार्च को एलन मस्क के किसी यान से वापस लाया है। कहाँ? धरती पर। नासा का अंतरिक्ष यान है, एक तारामंडल भी है ओरियन, जो कि अंतरिक्ष यान आर्टेमिस मिशन का एक अहम हिस्सा है। कौन? ये अंतरिक्ष यान आर्टेमिस का एक अहम हिस्सा है। इसे हंटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, गायटर और हाइपोथायराइडिज्म, अल्प सक्रिय थायराइड जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों की बात करें तो थायराइड का बढ़ना, गंडमाला और गंभीर थकान होना, ठंड लगना, वजन बढ़ना, त्वचा फूलना, कर्कश आवाज़, मानसिक कार्यशीलता बिगड़ना, त्वचा शुष्क और पपड़ीदार होना, बाल हल्के और मोटे होना, ये है आयोडीन की कमी के रोग। घेंगा रोग, जिसे गायटर भी कहते हैं, ये समस्याएं हो सकती हैं। आयोडीन की कमी से होने वाले कुछ अन्य रोग भी हैं, क्रेटिनिज्म, मुख बधिरता, स्टिल बर्थ और जन्मपात हाइपोथायराइडिज्म, ये सब किसके? आयोडीन की कमी से होने वाले रोग हैं। ज़्यादा आयोडीन युक्त नमक खाना, आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करना, आयोडीन की खुराक लेना, ये आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों के उपचार है। स्कर्वी, जो कि विटामिन सी की किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग होता है। बेरी की बात करें तो विटामिन B1 की कमी से होता है कौन? बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, तो शारीरिक कंपन से क्या उत्पन्न होता है? किससे? शारीरिक कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। किससे? शारीरिक कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर ये बात करें ध्वनि की जो आवाज़ है वो सबसे ज़्यादा किस माध्यम में होती है? तो स्टील में सबसे ज़्यादा आवाज़ होती है ध्वनि की। और शारीरिक कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो ध्वनि बनती है। जैसे सितार के तार कंपन करते हैं तो ध्वनि बनती है। वहीं जब हम बोलते या गाते हैं तो हमारे स्वर जो होते हैं रज्जु कंपन करते हैं और ध्वनि बनती है। ध्रुव ऊर्जा का एक रूप है ये। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑन भी कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।